एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो बिल्कुल परफेक्ट लगता हो, आकर्षक, कॉन्फिडेंट, कामयाब, जिसकी हर बात एकदम सही लगती है, हर अदा बेदाग। लेकिन क्या कभी उसकी आंखों में झांकने पर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ है? शब्दों के पीछे एक सन्नाटा, जैसे किसी बहुत ही खूबसूरत लेकिन खाली कमरे में देख रहे हों। देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये शब्द किसी हॉरर फिल्म के डायलॉग्स नहीं हैं, बल्कि एक कुख्यात सीरियल किलर के कहे हुए माने जाते हैं। और ये एक बहुत ही डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं कि साइकोपैथ्स सिर्फ जेलों या मेंटल हॉस्पिटल्स तक ही सीमित नहीं है। वो हमारे बीच हैं, हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। और यही सवाल इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। ये उन आम चेहरों के पीछे छुपे कुछ बहुत ही असामान्य दिमागों को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए इस सफर पे चलते हैं। हम इस रहस्य की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की पहचान असल में होती कैसे है, और सबसे जरूरी, इनसे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस नकाब की, उस धोखेबाज और आकर्षक बाहरी रूप की जिसे एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी ओढ़े रखती है। तो पहली नज़र में किसी साइकोपैथ को पहचानना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वो भेस बदलने में उस्ताद होते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, वो आकर्षक, कॉन्फिडेंट और मददगार लग सकते हैं। मतलब शुरू में तो बिल्कुल एक परफेक्ट दोस्त या कलीग की तरह। वो इमोशंस की नकल करने में इतने माहिर होते हैं कि असल और नकल में फर्क करना नामुमकिन सा लगता है। और यही सबसे जरूरी बात है। इस आकर्षक मुखौटे के पीछे एक गहरा भावनात्मक खालीपन छिपा होता है। इसे एक तरह से इमोशनल कलर ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। मतलब वो जानते हैं कि प्यार, दुख और पछतावा जैसे इमोशंस होते हैं, उनके नियम क्या हैं, लेकिन वो इन रंगों को कभी महसूस नहीं कर पाते। तो सवाल ये है कि अगर ये नकाब इतना परफेक्ट है, तो फिर एक्सपर्ट्स इसके आर पार कैसे देखते हैं? खैर, इसके लिए वो एक बहुत ही खास साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे साइकोपैथ चेकलिस्ट कहा जाता है। ये है वो टूल, द हेयर साइकोपैथी चेकलिस्ट। इसे साइकोपैथी की पहचान के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसे एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट हेयर ने बनाया था। और ये चेकलिस्ट सिर्फ किसी के कामों को नहीं देखती, बल्कि उसके व्यक्तित्व की गहराइयों को नापती है। इस चेकलिस्ट पर 40 में से 30 या उससे ज्यादा का स्कोर क्लिनिकली उस इंसान को एक साइकोपैथ के तौर पर डिफाइन करता है। यह नंबर प्रोफेशनल असेसमेंट के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल लाइन है। तो चलिए अब जरा इस चेकलिस्ट के अंदर झांक कर देखते हैं और उन खासियतों को समझने की कोशिश करते हैं जो एक साइकोपैथिक प्रोफाइल बनाती हैं। इस चेकलिस्ट के 20 लक्षणों को समझना आसान हो जाए, इसके लिए इन्हें इन 4 मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है: इंटरपर्सनल, अफेक्टिव, लाइफस्टाइल और एंटी सोशल। पहला है इंटरपर्सनल, मतलब बातें बनाने में उस्ताद। उनकी बातों में एक अजीब सी चिकनाहट और आकर्षण होता है, लेकिन कोई असली गर्मजोशी नहीं। वो हमेशा सही बातें कहेंगे, लेकिन ये सब एक एक्टिंग जैसा लगता है। वो अक्सर खुद को दूसरों से बहुत बेहतर समझते हैं। उनमें एक तरह का घमंड होता है और अपनी काबिलियत को बहुत बड़ा चढ़ाकर देखते हैं। पैथोलॉजिकल झूठ बोलना, ये एक और बहुत बड़ा लक्षण है। साइकोपैथ के लिए झूठ बोलना सांस लेने जैसा है। वो बिना किसी वजह के बहुत आसानी से झूठ बोलते हैं, कभी दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, तो कभी सिर्फ मजे के लिए। और ये शायद सबसे डरावना है। उनमें अपने किए से किसी को हुए नुकसान के लिए अफसोस करने की क्षमता ही नहीं होती। वो अक्सर जो कुछ भी हुआ उसके लिए विक्टिम को ही दोषी ठहरा देते हैं। अच्छा, यहाँ एक आम कन्फ्यूजन को भी समझना जरूरी है। साइकोपैथ और सोशियोपैथ, देखिए, दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क उनकी शुरुआत में है, यानी नेचर बनाम नर्चर। माना जाता है कि सोशियोपैथ बनते हैं, मतलब बुरे माहौल या दर्दनाक बचपन की वजह से, लेकिन साइकोपैथ वो ऐसे ही पैदा होते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू देखते हैं। ये लक्षण सिर्फ क्राइम की दुनिया तक ही नहीं ले जाते, बल्कि कभी-कभी सीधा कॉर्नर ऑफिस तक भी पहुंचा सकते हैं। ये चार्ट एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाता है। टॉप मैनेजमेंट में साइकोपैथी की दर आम आबादी के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा होने का अनुमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में कामयाबी के लिए जो गुण चाहिए, जैसे कि रिस्क लेना, इमोशंस को साइड में रखना, वो कई बार साइकोपैथिक लक्षणों से मिलते जुलते हैं। ये कोटेशन इन आंकड़ों को एक चेहरा देता है। ये दिखाता है कि कैसे किसी में सहानुभूति की कमी को एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक बिजनेस असेट, यानी एक ताकत के तौर पर देखा जा सकता है। उनकी यही कमी उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक ताकत बन गई।
तो इस पूरी हकीकत को देखते हुए सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि खुद को इस तरह के मैनिपुलेशन से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही क्लियर एक्शन लेने लायक प्लान दिया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि आखिरी लक्ष्य उस इंसान को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को उसके असर से पूरी तरह बाहर निकालना है। पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है, एक ऐसा नियम जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। उनकी बातों पर नहीं, उनके कामों पर भरोसा करें। और ये पड़ताल हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी आज की दुनिया, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या कोई और फील्ड, साइकोपैथिक बिहेवियर को बढ़ावा दे रही है, उसे इनाम दे रही है, तो ये हमारी दुनिया के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है।